गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट इंटरनेशनल लॉ देखेंगे। उसमें आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्टेट जुरिस्डिक्शन, राज्य क्षेत्राधिकार, राज्य अधिकारिता। इसमें आज हम उसका पार्ट 1 देखेंगे। सबसे पहले राज्य जुरिस्डिक्शन, स्टेट जुरिस्डिक्शन या राज्य अधिकारिता क्या होती है उसको हम डिफाइन करेंगे। Jurisdiction generally describes any authority over a certain area or certain persons. State jurisdiction is power of state under international law to govern person and property by its municipal law. राज्य अधिकारिता से सामान्यतः अर्थ उस भौगोलिक क्षेत्र के प्रति या कुछ व्यक्तियों से होता है जिस पर राज्य की अधिकारिता होती है, जिससे वह व्यक्ति व संपत्ति पर राज्य की अधिकारिता रखता है। तो जुरिस्डिक्शन अगर देखा जाता है, स्टेट जुरिस्डिक्शन, तो सामान्य तौर पर यह एक प्रकार का भौगोलिक क्षेत्र के प्रति राज्य की अधिकारिता जो है उसको दर्शाता है। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि उस राज्य पर उसकी अधिकारिता होगी, वहाँ पर निवास करने वाले व्यक्तियों और उसकी संपत्ति पर वह अपना अधिकार रखता है। तो ऐसी स्थिति में एक राज्य जो है अपने स्टेट गवर्नमेंट स्टेट जो होता है वह अपने राज्य की सीमाओं में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर और वहाँ पर स्थित सारी संपत्ति पर अपनी राज्य विधि से अधिकारिता रखता है और उस पर उसका जुरिस्डिक्शन होता है। अब नेक्स्ट जो है वो डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड बेसिस ऑफ जुरिस्डिक्शन। Every state has exclusive jurisdiction within its own territory, but its jurisdiction is not absolute because it is subject to certain limitations imposed by international law. It is not always necessary that a state may exercise jurisdiction in its territory. On the other hand, in some circumstances, a state may exercise jurisdiction outside the territory. सामान्यतः प्रत्येक राज्य को अपने क्षेत्र पर अधिकारिता प्राप्त होती है, परंतु यह अधिकारिता पूर्ण नहीं होती है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत उसकी कुछ सीमाएं होती है। अतः अभ्यास में यह आवश्यक नहीं है कि राज्य अपने क्षेत्र में सदैव अधिकारिता का प्रयोग कर सके। दूसरी और कुछ परिस्थितियों में राज्य अपने क्षेत्र के बाहर भी अधिकारिता का प्रयोग करता है। तो अगर हम यह देखते हैं कि राज्य की अधिकारिता और राज्य के क्षेत्राधिकार में क्या अंतर है, किस आधार के आधार पर, इसमें हम देखते हैं कि सामान्यतः प्रत्येक राज्य को अपनी टेरिटरी जिस पर उसका शासन है उस पर उसका पूर्ण अधिकार माना जाता है, परंतु सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि हमेशा ही अधिकार पूर्ण नहीं होता है, कई बार आंशिक अधिकार भी माना जाता है। तो सामान्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत किसी भी राज्य की जुरिस्डिक्शन किस प्रकार से होगी इसकी कुछ परिसीमाएं निर्धारित की गई है और उसमें यह देखा जाता है कि कई बार एक राज्य अपनी अधिकार सीमाओं में पूर्ण क्षेत्राधिकारिता नहीं रखता है या पूर्ण जुरिस्डिक्शंस नहीं रखता है, जबकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ परिस्थितियों में राज्य अपनी सीमाओं से ही नहीं बल्कि सीमाओं के बाहर जाकर भी उसका प्रयोग कर सकता है। अब है एक्सेप्शंस ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन। अधिकारिता के प्रयोग में के क्या क्या अपवाद है, कि ऐसे कौन से अपवाद हैं जिसमें राज्य अपनी सीमाओं में अपनी अधिकारिता नहीं रखता है या जुरिस्डिक्शंस नहीं रखता है। ऐसे कौन कौन से अपवाद हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले जो अपवाद है वो है डिप्लोमेटिक एजेंट या राजनीतिक प्रतिनिधि। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि राजनीतिक प्रतिनिधि जो होता है वह राजनीतिक प्रतिनिधि को जो ग्रहण करने वाला जो राज्य है उसमें उसे कुछ उन्मुक्तियां प्राप्त होती है और कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होता है। इसी कारण उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी दीवानी या दंडिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो राजनीतिक जो प्रतिनिधि हैं उनको दूसरे राज्य में जहां पर डिप्लोमेटिक एजेंट के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है वहां पर उन पर उस राज्य का क्षेत्राधिकार नहीं होता है जहां पर उनका दूतावास के तौर पर उसका अपॉइंटमेंट हुआ है, डिप्लोमेटिक एजेंट के तौर पर वहां पर अपॉइंटमेंट हुआ है, जबकि उस राज्य का उस पर क्षेत्राधिकार होता है या अधिकारिता होती है जिन्होंने उसे अपॉइंट किया है। तो ऐसी स्थिति में भले ही वह उस क्षेत्र में निवास करते हैं परंतु उस राज्य की उस पर अधिकारिता नहीं होती है। फिर है फॉरेन एम्बेसी, विदेशी दूतावास।
दूसरा अपवाद इसका विदेशी दूतावास माना जाता है। तो न केवल राजनीतिक प्रतिनिधि बल्कि उस किसी भी विदेशी दूतावास पर उस ग्रहण करने वाले राज्य जहां पर उस दूतावास की स्थापना की गई है उस राज्य की उस पर क्षेत्राधिकारिता नहीं होती है। भेजने वाले राज्य की अनुमति के बिना ग्रहणकर्ता राज्य का प्रतिनिधि विदेशी दूतावास में या परिसर में किसी भी प्रकार का प्रवेश नहीं कर सकता है। उसे उस दूतावास की परिसीमा में प्रवेश करने के लिए उस राज्य की अनुमति लेनी आवश्यक होगी जिसने उसकी स्थापना की है। तीसरा अपवाद है फॉरेन सॉवरेन, विदेशी प्रभुत्व संपन्न शासक। तो सामान्य तौर पर जब कोई भी किसी प्रभुत्व संपन्न जो देश होता है उसका जो शासक होता है वह शासक जब किसी भी विदेशी यात्रा पर जाता है या किसी फॉरेन कंट्री में जाता है तो ऐसी स्थिति पर उसको भी विदेशी प्रभुत्व संपन्न शासक होने की वजह से उसे कुछ उन्मुक्तियां व विशेषाधिकार प्राप्त होता है और उसके ऊपर विदेश जहां पर वह गया है या जहां पर वह अब उस दौरान उपस्थित है उस विदेशी अधिकारिता नहीं रखी जाती है क्योंकि वह एक संप्रभुत्व संपन्न देश का शासक है और उसके शासक होने की हैसियत की वजह से उस पर किसी भी प्रकार की अधिकारिता विदेशी स्थल जहां पर वह उस वक्त उपस्थित है उस पर किसी भी प्रकार की अधिकारिता नहीं होती है और उसे यह विशेषाधिकार उसकी प्रभुत्व संपन्न शासक के रूप में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के कारण प्रदान की गई है। परंतु उसमें यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि केवल वर्तमान प्रभुत्व संपन्न शासक जो है उसी को ही यह उन्मुक्तियां व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। अगर कोई भी भूतपूर्व प्रभुत्व संपन्न शासक है तो ऐसी स्थिति में उसे यह अधिकार प्रदान नहीं किया जाता है। उसके बाद है इम्यूनिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी ऑफ फॉरेन सॉवरेन स्टेट, राज्य की सार्वजनिक संपत्ति के प्रति उन्मुक्ति। न केवल प्रभुत्व संपन्न विदेशी शासक को उन्मुक्तियां प्रदान की गई है बल्कि राज्य की संपत्ति को भी इस प्रकार की उन्मुक्तियां प्रदान की गई है। अगर किसी भी राज्य की कोई भी संपत्ति जो है वह विदेश में स्थित है तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति पर भी उस राज्य का अधिकार नहीं होगा। फिर है फॉरेन आर्म्ड फोर्स, विदेशी शस्त्र सेना। सामान्य तौर पर नेक्स्ट जो अपवाद है वो है विदेशी शस्त्र सेना। सामान्य तौर पर अगर राज्य की शस्त्र सेना अपनी राज्य की सेवा के लिए कई बार विदेशी राज्य क्षेत्र में जाती है अथवा एक राज्य जो अपने क्षेत्र में किसी अन्य राज्य की सेना को अब प्रवेश करने की अनुमति देता है तो ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि उन्होंने विदेशी शस्त्र सेना पर अधिकारिता नहीं की है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई भी विदेशी सेना अपने देश की रक्षा के लिए विदेश में प्रवेश करती है और उस देश की अनुमति से उसने उस देश में प्रवेश किया है तो ऐसी स्थिति में उस विदेशी सेना पर भी उसी राज्य की अधिकारिता होगी जिसकी वह सेना है, उस देश की अधिकारिता नहीं होगी जहां पर उसे भेजा गया है। फिर है आपकी फॉरेन वारशिप एंड देयर क्रू, विदेशी युद्धपोतों और उनके दल पर। सामान्य तौर पर फॉरेन जो युद्धपोत है या उनके दल है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत युद्धपोतों और उनके दल को भी यह उन्मुक्तियां प्राप्त होती है। यह उन्मुक्तियां उन्हें सरकारी कार्यों व राज्यों के कार्यों के लिए उपलब्ध करवाई जाती है, चाहे वह अवैध ही क्यों न हो, परंतु अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अपराधों के लिए प्राप्त नहीं होती है। तो ये उन्मुक्तियां अपराध के मामले में उनको प्रदान नहीं की जाती है, केवल सरकारी कार्यों या राज्यों के कार्यों के लिए ही उन्हें उपलब्ध करवाई जाती है। तो जब कोई भी युद्धपोत किसी सरकारी कार्य के लिए या राज्य कृत्यों के लिए जलयान तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का क्षेत्राधिकार उन लोगों का नहीं होता है जहाँ पर वह स्थित है, जबकि उन युद्धपोतों पर उस राज्य का अधिकार होता है जिस राज्य का वह युद्धपोत है। इम्यूनिटी ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को उन्मुक्ति। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी उन्मुक्तियां प्रदान की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तथा उनकी शाखाएं भी राज्य की अधिकारिता से उन्मुक्त मानी जा सकती है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन आदि ऐसे अनेक संगठन हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत कई प्रकार के विशेषाधिकार व उन्मुक्तियां प्रदान की गई है। इसलिए इन संस्थाओं पर भी उस राज्य का अधिकार नहीं माना जाता है जहां पर इन संस्थाओं का जो ऑफिस है स्थापित किया गया है।
फिर है एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटीज, प्रत्यर्पण की संधियां। सामान्य तौर पर प्रत्यर्पण की संधियों के अनुसार जो अपराधी अपराध करके विदेश में भाग जाता है उसको कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य के द्वारा मांगे जाने पर उस प्रकार के व्यक्ति जो राज्य प्रदेश से बाहर चले गए हैं उन्हें वापस उस राज्य को प्रदान किया जाता है जिन्होंने उसके प्रत्यर्पण की डिमांड की है। तो ऐसी स्थिति में जहां वह भागकर गया है उस राज्य का उस भागे हुए अपराधी पर किसी भी प्रकार की अधिकारिता नहीं होगी, जबकि उस राज्य की अधिकारिता मानी जाती है जिसने वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी क्राइम किया है। तो प्रत्यर्पण की संधि के अंतर्गत भी अगर कोई भी व्यक्ति जो राज्य प्रदेश से बाहर चला गया है उन पर भी इस प्रकार की अधिकारिता रखता है। तो इस प्रकार स्टेट जुरिस्डिक्शन या राज्य की अधिकारिता के आधार पर हम देखते हैं कि सामान्य तौर पर प्रत्येक राज्य अपनी टेरिटरी या अपने क्षेत्राधिकार जो है उस पर अपना पूर्ण अधिकार रखता है और वहाँ पर जितने भी व्यक्ति निवास करते हैं या जितनी भी प्रॉपर्टी स्थित है वह उस पर अपनी अधिकारिता रखता है। परंतु कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है, कुछ ऐसे प्रिविलेजेस है जिन्हें इस प्रकार की उन्मुक्तियाँ प्रदान की गई है जिस पर वह राज्य जहाँ पर वह स्थित है उन्हें उस राज्य पर अधिकारिता प्रदान नहीं की गई है। तो इस प्रकार ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, ये पार्ट 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता के प्रकार, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एंड इट्स काइंड। थैंक यू स्टूडेंट्स।